आपने फाइनेंस, स्टार्टअप, मेंटरिंग, इन्वेस्टिंग और एआई जैसे मल्टीपल डोमेन में सक्सेस क्रिएट की है। इन सभी रोल्स को कनेक्ट करने वाली कॉमन थ्रेड क्या है? यू हैव टू क्रिएट अ टीम। तो आपका काम क्या है? एज अ लीडर आपको क्या करना चाहिए? आपको एक टीम बनानी चाहिए, टीम के साथ काम करना चाहिए, टीम को उस लेवल तक बनाओ कि वो हैंडल कर सके। 95% तक का काम वो कर पाए, 5% आपके पास छूटे। आपका एक फेमस थॉट है, नॉलेज इज कवर्ड बाय इग्नोरेंस। इस फिलॉसफी को आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या मीनिंग रखता है? ये श्लोक है एक, अज्ञानेन वृत्तम ज्ञानम, उसका अर्थ आपने भी बोला। अज्ञानेन वृत्तम ज्ञानम का मतलब होता है एक्चुअली ज्ञान तो सब जगह है, पर अज्ञान ने उसको ढक दिया है। एट हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप फाउंडर्स को मेंटर करने के बाद आपके अकॉर्डिंगली अर्ली स्टेज में स्टार्टअप की 3 सबसे बड़ी मिस्टेक क्या रहती है? एक तो आइडिया वाली प्रॉब्लम है। आइडिया में लगता है कि जो मेरे को लगता है ये प्रोडक्ट चलेगा, इसका मतलब चलेगा। ऐसा नहीं होता। आपको मार्केट से पता करना पड़ता है कि सच में उसकी रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हो, वो प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर रहे हो सच में उसकी ज़रूरत भी है नहीं। एज एन एंजल इन्वेस्टर आप सबसे पहले क्या इवेलुएट करते हैं, आइडिया, मार्केट या फाउंडर? फाउंडर। जिस घोड़े पैसा लगाते हो ना आप, वो घोड़ा दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा वो ज़रूरी है, बाकी सब हो जाता है। नमस्कार एंड वेलकम टू बिजनेस टॉक। दोस्तों, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई दुनिया को तेजी से बदल रहा है और बिजनेस ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज इवॉल्व हो रही है और प्रोफेशनल का काम करने का तरीका भी बदल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या एआई इंसान की जगह लेगा या इंसानों को और ज़्यादा पावरफुल बनाएगा? जहाँ लोग एआई को एक टूल समझने वाले हैं, वहाँ कई विजनरीज उसे अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं। आज हम इसी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के पर बात करने वाले हैं और आज हमारे गेस्ट हैं जिन्होंने फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, एआई के बीच एक यूनिक ब्रिज गैप क्रिएट किया है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एआई स्ट्रेटेजिस्ट, स्टार्टअप मेंटर, एंजल इन्वेस्टर और इंटरनेशनल स्पीकर। लेकिन इनकी असली पहचान है कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सिंपल तरीके में बनाना। जब ज़्यादातर लोग एआई को सिर्फ टेक्नोलॉजी से समझाते हैं, तब रोहित प्रधान जी उसे बिजनेस ग्रोथ और प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का पावरफुल टूल बना रहे हैं। मोर देन 15 years ऑफ एक्सपीरियंस, थाउजेंड्स ऑफ प्रोफेशनल्स को ट्रेन करने का सफर, स्टार्टअप का मेंटर करने का विजन और इनोवेशन के प्रति उनका पैशन उन्हें इंडस्ट्री में एक ट्रस्टेड वॉइस बनाता है। As the co-founder of Vikshit Management Consultancy and founder of Happiness कीड़ा, रोहित जी स्ट्रांगली बिलीव करते हैं सक्सेस सिर्फ नंबर से नहीं बल्कि इम्पैक्ट क्रिएट करने से आता है। तो आज हम जानेंगे कि एआई बिजनेस को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, एंटरप्रेन्योर्स को किस तरह से फ्यूचर रेडी कर रहा है और प्रोफेशनल्स का फ्यूचर किस डायरेक्शन में ले जा रहा है। सो लेट्स डाइव इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग सीए रोहित प्रधान जी। नमस्कार। रोहित जी, वेलकम टू द बिजनेस टॉक। थैंक यू मैम। सो रोहित जी, पहले हम थोड़ा सा आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपकी लैंग्वेज में आपकी स्टोरी जानना चाहेंगे। तो लेकिन आपने बहुत कुछ कलेक्ट कर लिया है और बता दिया ऑलमोस्ट सब कुछ। वैसे जर्नी बहुत सिंपल सी है कि सीए किया, सीए करने के बाद जॉब की, जॉब के बाद फिर एक जयपुर में आ गए। फिर जयपुर में आने के बाद अपना प्रैक्टिस शुरू किया। प्रैक्टिस करते करते कंप्लाइंस कर रहे थे पहले, जैसे सब लोग करते हैं। फिर उसके बाद स्टार्टअप वाला जो था वो वाला पार्ट पहले पकड़ा, क्योंकि उस टाइम नया भी था। हम खुद भी एक स्टार्टअप में उस टाइम कर रहे थे कोशिश, पर हम नहीं कर पाए बिकॉज फंडिंग हम नहीं ले पाए। और IIM अहमदाबाद में मैं गया था फंडिंग लेने उसके लिए, और वहाँ जो जवाब मिला वो जोरदार था कि सीए भी स्टार्टअप करते हैं क्या। ओके, क्योंकि उस टाइम बहुत नई बात हुआ करती थी तो ये सीए। टर्निंग पॉइंट था आपका। 2012-13 की बात है। 2013 में मतलब शायद कोई बहुत ही कम सीए होंगे जो स्टार्टअप में होंगे। देन फिर मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू किया, फिर स्टार्टअप वाली जर्नी शुरू की। और जिस इंक्यूबेशन सेंटर ने मुझे मना किया था स्टार्टअप रजिस्टर करने के लिए, उसमें मेंटर बना बाद में मैं। तो ये ऐसे बदल जाती है जर्नी, हमें नहीं पता कब कनेक्ट होते हैं डॉट्स। उसके बाद ये करते करते फिर मैं बहुत ज़्यादा टेकीज के साथ रहना शुरू कर दिया, बिकॉज स्टार्टअप्स में ज़्यादातर आपको मिलेंगे तो टेकीज मिलेंगे। ज़्यादा को फाउंडर जो होते हैं वो टेकीज ही होते हैं। और टेक्नोलॉजी ही स्टार्टअप को अच्छा बना सकती है, क्योंकि वो स्केलेबल करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। कोई भी धंधा अगर आप स्केलेबल करना चाहते हो, बिना टेक के नहीं होता। उनके साथ रहते रहते वो चस्का था, शायद पहले कभी था कि टेक्नोलॉजी में जाना है, पर जा नहीं पाए, क्योंकि चूज़ नहीं करते हम लोग बिजनेस। जैसे आप लोग कोई भी, आप 10th के बाद अगर आपको बोले कोई कि आप आज भी अगर 10th में किसी को बोलो, आज तो बहुत कुछ बदल गया, हम लोग बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हैं। हमारे टाइम में 10th में अगर कोई बोलेगा कि आपको सब्जेक्ट कैसे लेना है,
तो मैं सब्जेक्ट कैसे लेते हैं मैं बताता हूँ। हम लोग ऐसे लेते हैं कि साइंस में ले नहीं सकता था और आर्ट्स लेने में शर्म आ रही थी, इसलिए कॉमर्स ले ली। कॉमर्स, सही ऐसा बात कोई है। लॉजिक नहीं था इसका कि मैं हम्म, सीए वीए बनूंगा, ऐसा कुछ करूंगा। तो ऐसा जर्नी रहता है, मतलब सोसाइटी तय करती है आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, आपका इंटरेस्ट देख के आप सब्जेक्ट नहीं सही लेते। है। तो वैसा ही हुआ तब भी, फिर सीए में आ गया, फिर ये सब हुआ। टेक्नोलॉजी शायद वहाँ पे थी कभी मेरे दिमाग में, पर वो बाद में जाके यहाँ हिट हुई। फिर हम टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू हुए, उनके साथ साथ करते करते फिर हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया, फिर उसको सोल्ड आउट भी कर दिया, वो मार्केट में चला गया, बिक गया, और फिर अब जो कंपनी वो चला रही है हम लोग आउट है उससे। फिर वहाँ से थोड़ा चस्का लगा, इन बिटवीन फिर ये स्टार्टअप करते करते यही आ गया। अराउंड 2023 आई स्टार्टेड माई एआई जर्नी। उसके बाद से तो फिर सब चल रहा है। अब लोग एआई टूल डेवलपमेंट में आजकल, तब अब लोग एआई डेवलपमेंट करते हैं, और यही कि मतलब ट्रेनिंग साथ में चलती है, ट्रेनिंग भी देते हैं, पढ़ाते भी हैं। और ओके। नॉन टेक जो लोग हैं उनके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होता है, जो टेक्नोलॉजी में नहीं है, जो डेवलपर्स नहीं है, जो इंजीनियर्स नहीं है, वो एआई को कैसे यूज़ करें। अभी भी लोगों के दिमाग में मिथ है इंजीनियर ही कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो वेरी हम गुड। वो मिथ तोड़ते हैं अभी। तो आप साथ-साथ ट्रेनिंग के साथ बिज़नेस में भी जुड़े हुए हैं और नॉन टेक को भी गाइड कर रहे हैं। तो पैरेलली आप नॉन टेक के लिए, टेक के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए और बिज़नेस के लिए, सबके लिए ही आप एक फ्रूटफुल हैं सर। रोहित जी, अगर आपको चार्टर्ड अकाउंट से एआई स्ट्रेटेजिस्ट तक अपना सफ़र सिर्फ एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना हो, तो आप क्या कहेंगे? एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना तो कुछ नहीं होता, बस मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्वेशन। वो कौन-सा डिफाइनिंग मोमेंट था जहाँ आपको लगा कि सिर्फ एआई सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक रिवॉल्यूशन है? तो मैं बताता हूँ क्या हुआ था, जब मैं पहले कर रहा था स्टार्टअप के साथ काम, तो उसमें करते-करते क्या होता है, बीच में ना एक आया था, आपको ध्यान हो तो, मेटावर्स। मेटावर्स। जब मेटावर्स मार्केट में आया तो मैं उस टाइम एनएफटीज़ बना रहा था। तो लोग सब, आपने एनएफटीज़ कभी सुना हो तो, नॉन फंजिबल टोकन होते हैं। तो वो बनाते थे, हम लोग बेचते थे, और हमने उसके साथ-साथ क्या किया था कि वो बना के बेचने के अलावा हमने क्या किया कि हमने लोगों की अकाउंटिंग शुरू की जो क्रिप्टो में काम करते हैं। तो क्रिप्टो में काम करना क्योंकि टेक्नोलॉजी का तो था ही, तो हम लोग क्रिप्टो की अकाउंटिंग करने लग गए कि हमको ठीक है, अब क्रिप्टो में कोई काम करेगा, हम अकाउंटिंग करेंगे। जब तक इंडिया में लॉ भी नहीं आया था। अभी तो फाइनली, अभी तो मार्च में एक नया लॉ आ गया, फिर कई लोग यहाँ से डिस्करेज हो गए क्योंकि टैक्सेशन बहुत ज़्यादा ही वियर्ड टैक्सेशन है वो। मुझे नहीं पता आज तक ऐसा टैक्सेशन किसी के साथ किया होगा। जैसा कि इन लोग इसको एक्चुअली, आप लोग गिफ्ट को टैक्स करते हो ना, वैसा टैक्सेशन बना दिया, विच इज़ नॉट करेक्ट। मतलब अगर आप शेयर मार्केट की तरह जितनी मेहनत करो उससे ज़्यादा क्रिप्टो में मेहनत होती है, पर आपने वो समझा नहीं, पर आपने टैक्स कर दिया क्योंकि आपको वो कम लोगों को डिस्करेज करना था। मतलब तो हो गया जो भी था। हमारे बहुत से क्लाइंट दुबई शिफ्ट हो गए, कुछ सिंगापुर चले गए क्योंकि वहाँ पे वैसा नहीं था। तो हम लोग जो कर रहे थे वो करते रहे, पर एक्सपेंशन बहुत नहीं हुआ। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मेटा अपना पूरा पैसा लगा चुका था उस टाइम, मेटावर्स बन चुके थे। एक डिसेंट्रलाइज्ड लैंड करके मेटावर्स था, उसमें हमने भी कुछ छोटा सा पार्ट लिया था, आज भी चल रहा है वो। तो उसमें क्या होता है, ऐसे आप प्लॉटिंग करते हो ना, ऐसे प्लॉट काट देते हो आप मेटावर्स में ना, फिर वहाँ पे आप ऐड लगाते हो पिज्जा हट का, डोमिनोज का, उसका रेंट आपको मिलता है जैसे आपके यहाँ रेंट मिलता है ना, सेम सिस्टम होता है। तो हम लोगों ने फिर वो एक्सप्लोर किया, फिर वो, लेकिन वो जब एआई बीच में आया ना, तो वो सब एकदम ही खत्म हो गया। तो सैमसंग जैसी कंपनियां तो हार्डवेयर बना रही थी ताकि आप ये लगा सको, जैकेट्स, ये सब बन रहा था। जस्टिन बीबर करके एक व्यक्ति था, उसने, एक सिंगर है बहुत बड़ा, आपने कभी नाम सुना हो, वो मेटावर्स पे वो चला रहा था अपने, मतलब मेटावर्स पे वो गा रहा है, और बहुत सारे मिलियंस में लोग उसको मेटावर्स में देख रहे हैं। ऐसे करके शो होने लग गए थे। फिर एकदम से जब एआई मार्केट में आया तो एकदम ही कॉलेप्स हो गया। तो वो सब जो जर्नी थी वो सब देखा, फिर वो देखते थे, फिर हम एआई में शिफ्ट हुए। तो अपने बीच में भी ऐसा नहीं कि टैग बिल्कुल नहीं किया था, हम मेटावर्स में, एनएफटी में, इन सब में कर ही रहे थे काम, कुछ पर एकदम नया था सब कुछ। फिर मुझे लगा कि जैसे ये खत्म हुआ मेटावर्स, क्या एआई भी खत्म हो जाएगा। तो वो टर्निंग पॉइंट ऐसे हुआ कि मुझे समझ में आया कि अभी मेटावर्स था वो कोई नहीं जानता था, बहुत बहुत रेयर और कम लोग हैं। हाँ, क्रिप्टो सब जानते हैं, क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन के बारे में किसी को नहीं पता, ब्लॉकचेन पे कैसे काम होता है ये किसी को नहीं पता। क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं, बेसिकली सट्टा खेल रहे हैं, ट्रेडिंग भी क्या कर रहे हैं, वो सट्टा ही खेल रहे हैं। प्रैक्टिकल वो है नहीं उसमें, हाँ, फिजिकल कुछ भी चल रहा है वो। अच्छा, अंडरलाइन एसेट नहीं उसमें कोई भी, पर वो चल रहा है जैसा चल रहा है। तो ये बबल, वो वाला पार्ट जो था, वो मेरे को लगा कि अच्छा, वो क्या है कि लोग इमेजिन कर पा रहे हैं बट बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो आप फिर जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है, मैं नहीं गया, मैं ऐसे पार्टी सेलिब्रेट नहीं करना चाहता जैसा मेटावर्स में होती है। मैं क्यों चश्मा लगा करके और एक वीआर लगा के और जाकर के पार्टी सेलिब्रेट कर रहा हूँ, मैं क्यों करूँ, मैं नहीं करना चाहता। टेक वाले करते हैं, गेमिंग में बहुत काम आता है वो, बाकी लोग इसको ज्यादा वो कर भी नहीं रहते। तो है ना, लोगों के दिमाग से हट गया। लेकिन एआई ने क्या किया कि हर एक आदमी के पकड़ लिया, मतलब कि हर एक आदमी यूज कर रहा है, रिपीटेटिव टास्क को और सिंपलीफाई हाँ, और उसने ऐसा कर दिया कि इतना सिंपलाई। अब भाई क्या करते हो आप, सोल्यूशन मांगते हो किसी प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम है कि इंग्लिश नहीं आती, जरूरत ही नहीं सीखने की, मलयालम नहीं आती, मनी जरूरत नहीं है सीखने की। आपसे बोलो कि यार मैंने हिंदी में बोल दिया तुमको, अब तुम रिजल्ट निकाल के दो,
तो निकाल रहा है, आपको मेल ड्राफ्टिंग की प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसी चीज़ों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था यही जो बहुत छोटी थी, कंटेंट राइट करके दे रहा है, इमेज उस टाइम आई नहीं थी, कंटेंट राइटिंग का काम शुरू सबसे पहले पकड़ा था ओपन एआई ने। तो डेटा सर्च करना, कंटेंट राइटिंग करना, धीरे धीरे करते करते डेवलप होते गए। वो बोला सर हमारा नॉलेज बेस यहाँ तक है, यहाँ तक करेक्ट हम निकाल लाएंगे। तो मुझे लगा ये बंद तो नहीं होगा, अभी ये इसमें बैक गियर नहीं है। टेक्नोलॉजी वैसे बैक गियर होता भी नहीं है। अगर आप 2G आप ये तो लेके आए, फैसिलिटीज डे बाय डे इम्प्रूव ही हो रही है। हाँ, जैसे मान लो अगर आप 2G आपका चलता है, फिर आप 3G लेके आए, 3G फेल हो गया, हाँ, तो आप 4G पे जाओगे। आप कभी ये नहीं बोलोगे 2G वापस चलता है, नहीं आओगे, अपग्रेड ही होता है, अपग्रेड ही होता है, तो कभी बैक नहीं आते। अगर विंडो विस्टा फेल हो गई, तो विंडो विस्टा फेल हो गई इसका मतलब कि विंडो, हमने बोला विंडो 9 यूज कर लो, नहीं, विंडो 10 यूज कर लो, ऐसा नहीं, आपको नई लानी पड़ी। विस्टा फेल हुई तो आपको नई विंडो लाके देनी पड़ी। जैसे विंडो 9 आपने सुनी भी नहीं होगी, आई थी थोड़े दिनों के लिए, पर 10 बहुत चली। ऐसे एमई आया करती थी, ऐसे विस्टा आया करती थी, ऐसे बहुत सारी विंडोज थी, तो 9 नहीं चली, पर आई तो थी। पर हमने ये नहीं किया 9 नहीं चली कोई बात नहीं सर, आप विंडो 8 तो यूज कर ही लो, ऐसा नहीं हुआ। 9 8 यूज कर लो, ऐसा नहीं हुआ। अपग्रेड मॉडल ही किया, चाहिए सबको, करना पड़ता है। चाहे मोबाइल ही लो, आजकल एआई टेक्नोलॉजी लो, तो एवरीबॉडी वाज, अब तो पेड सब्सक्रिप्शन भी बहुत ओपन, एवरीवन, मतलब मोस्ट ऑफ देम आर सब्सक्राइबिंग। करेक्ट। तो आई स्टार्टेड दिस जर्नी ना, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें फिर क्या हुआ था कि देन आईसीआई जहाँ हम लोग मतलब इंस्टीट्यूट जो है, 15 दिसंबर 2023 आई गॉट अ कॉल फ्रॉम डाप कमेटी कि सर एक ना एआई पे सेशन लेना है फाइनेंस के लिए। मैंने कहा सर 2023 अभी लोग जान ही नहीं रहे क्या हो रहा है और आप लोगों को यही पढ़ाओगे। बोले सर हमको एक वेबिनार करना है, आप कर लोगे क्या? मैंने कहा कर लेंगे। तो मेरे साथ जो थे, ही इज़ अ हाईली, मतलब उनका जो प्रोफाइल था वो वही 2 पन्नों का था, मतलब डिग्री है डिग्री है। मैंने कहा भाई इतना एमएल पता नहीं क्या क्या था। मैंने कहा भाई ये तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी एक कोई बहुत ऐसे व्यक्ति बोलेंगे फिर मैं बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। बट क्या होता है कि जब मेरे को ये समझ में आया कि नॉन टेक वालों के लिए जो उन्होंने बोला वो टेक्नोलॉजी टेक वालों के लिए बहुत अच्छा था। मशीन लर्निंग समझा रहे हैं, वो कैसे मशीन काम करती है, एल्गोरिदम कैसे काम करती है, ये सब बता रहे हैं। अब वो सब सीए के लिए बड़ा अजीब सा था। मैंने बताया कि आप देखो कैसे आप राइटिंग करोगे, कैसे आप पीपीटी बनाओगे, कैसे आप ये बनाओगे। तो उनको समझ में आया कि यार यूज केस क्या है। आई एम ऑन यूज केस, ही इज ऑन दैट थ्योरी पार्ट। और वो अच्छे थे, पर वो टेक्नोलॉजी वालों के लिए बहुत अच्छे थे, उनकी नॉलेज में कोई कमी नहीं थी। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो फिर है ना धीरे धीरे करके फिर जब एआई पे कुछ बात होने लगी तो फिर धीरे धीरे करते मैं जाने लगा, बात करने लगा और मैं पढ़ा। अब क्या होता है जब आप टीचिंग में हो तो एक प्रॉब्लम और होती है, यू हैव टू बी अपडेटेड। जैसे मुझे पता है कि फेबल 5 नहीं चल रहा क्लाउड का, तो मुझे पता है वो नहीं चल रहा, उसका वीडियो बना के मैं डाल चुका हूँ कि फेबल 5 क्यों नहीं चल रहा है, यूएस गवर्नमेंट ने क्यों रोका है उसको। मेरे को पता है जेल ब्रेक क्या होता है। तो जेल ब्रेक का एक वो था, एक जेल ब्रेक एक तरीका होता है जिससे आप किसी भी डिवाइस को तोड़ सकते हो, जो भी चेंज करना कर सकते हो। तो वो करने में वो कैपेबल है। तो उसने अभी, क्योंकि अभी वॉर कंट्री है वो, इसलिए डर होता है, इसलिए उन्होंने रोक दिया। तो मुझे समझ में आ गया यार ये चलेगा और ये सब जगह जाता जाएगा। और एआई बहुत पहले से था, 1950s में एआई आ गया था, हमारे हाथ में नहीं पहुंचा था। अच्छा, 50s में। हाँ, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एलन ट्यूरिंग, ही आस्क्ड वन क्वेश्चन कि व्हाट विल हैपन इफ मशीन स्टार्ट थिंकिंग। अगर मशीन ने सोचना शुरू किया तो क्या होगा। तो यहाँ से शुरू हुई थी जर्नी। तो उन्होंने फिर ट्यूरिंग मेथड बनाया। वो मेथड टेस्ट करता था कि मशीन सीख रही है कि नहीं सीख रही है। तो मशीन को सीखने का काम था। तो हम लोग चाहते थे मशीन हमारी तरह हमसे सीख के और खुद से भी सीख के अपने पास्ट टेंड से सीखेगी और अगला स्टेप डिसीजन लेगी उस पास्ट टेंड के हिसाब से। ऐसे मशीन को हम ट्रेन कर रहे थे। जैसे आपकी अलेक्सा सीखती है, अलेक्सा तो इतनी सीखती है कि आपकी लैंग्वेज में बात करने लग जाती है। हाँ, वो आपका टोन भी पहचानती है। हाँ, राइट, ऑल राइट। एलेक्सा से आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में आराम से हाँ, तो फिर मुझे लगा कि यार ये तो ठीक है। और फिर इवॉल्विंग चलते हो गया फिर वो ऐसा। बहुत ही मतलब एआई की भी 1950 से ये इवन आई डिड नॉट नो। और एआई जो अब आज की करंट सिचुएशन में रिमार्केबल चेंजेस हैं और इतना ड्रास्टिक चेंजेस हैं कि आपको अडेप्ट करना है, चलना बहुत। ये सब मैंने तब देखा जब मैंने जीएसटी किया था। जीएसटी में ऐसे ही होता था। हाँ, आप रात को सोते थे, मैं एक सेशन, तब भी मैंने 36 इंडस्ट्री के साथ काम किया। तब हम ओपिनियन ड्राफ्ट करते, 2016 में ओपिनियन ड्राफ्ट किया हमने बहुत जीएसटी पे। तो रात को मैं सोता था कि कल मैं टॉपिक लूंगा और 27 जून को एक नोटिफिकेशन आ गया और फिर आपको सुबह सब कुछ बदलना पड़ा। 2017 27 जून मुझे आज भी याद है। हाँ, 17 में लॉन्च हुआ था, मैं 16 में काम कर रहा था क्योंकि ओपिनियन तब बन रही थी। 17 में तो दुनिया आ गई थी। 1 जुलाई 2017 को तो सबको पता लगा जीएसटी है। 16 में वो लोग काम करे जिसको इंडस्ट्री के साथ काम करना था, क्या होगा हमारे साथ अगर ये आया। तो उसमें तब आता है अमाउंट कि तब आप पकड़ते हो तो इंडस्ट्रीज आपको पकड़ती है। तो इंडस्ट्री बताती है कि सर आपको क्या करना चाहिए।
अगर आप 15 साल पहले वो वाले रोहित से मिल पाते तो उन्हें क्या एडवाइस करते? मैं ये बोलता कि यार तुम टेक में घुस जाओ सीधे, तुम ये सब ओके। जर्नी मत करो कि पहले जॉब करो, ये सब करो, सीधे टेक से शुरू करो। तो 15 जो मैंने पिछले 5 साल में बनाया, वो मैं बहुत पहले बना चुका होता। ओके, बट आई थिंक एज इज नॉट द नंबर, आप अभी भी काफी कर हैं सकते हैं, पर हमको लगता है ना कि हमें और आगे जाना और था, जाना और है, जल्दी पकड़ उस टाइम क्या लॉन्ग वे टू गो। हाँ, ऐसा। आपने फाइनेंस, स्टार्टअप, मेंटरिंग, इन्वेस्टिंग और एआई जैसे मल्टीपल डोमेन में सक्सेस क्रिएट की है। इन सभी रोल्स को कनेक्ट करने वाली कॉमन थ्रेड क्या है? कॉमन थ्रेड तो कुछ थ्रेड नहीं है इसमें। तो मुझे लगता है कि हम लोग है ना अलग-अलग सब्जेक्ट जो है वो हम करते हैं जब, एक लेवल आता है जब मुझे लगता है कि हर बार हम इन्वॉल्व नहीं होते। तो मैं ये भी बोलता हूँ कि हर बार इन्वॉल्व होना भी नहीं चाहिए। हम्म, यू हैव टू क्रिएट अ टीम। आपका काम क्या है? एज़ अ लीडर आपको क्या करना चाहिए? आपको एक टीम बनानी चाहिए, टीम के साथ काम करना चाहिए, टीम को उस लेवल तक बनाओ कि वो हैंडल कर सके। 95% तक का काम वो कर पाए, 5% आपके पास छूटे, तो फिर आप नया डोमेन बना सकते हो। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, 50-50 खेल रहे हो, 60-40 खेल रहे हो, तो कभी आप बाहर नहीं निकल पाओगे और उसी में उलझे रहोगे, कुछ नया नहीं बना पाओगे। वो कब बनता है? जब आप शेयर भी करते हो। अब हमारे साथ कई बार ऐसा हम लोग शेयर नहीं करना चाहते हैं। हम सोचे एम्प्लॉयी सब कुछ कर लेगा, ऐसा भी हो सकता है नहीं हो। नहीं, तो आपको टीम बिल्ड करनी चाहिए, टीम के साथ काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ग्रोथ लेनी है, अगर आपको लगता है कुछ नया चीज़ अगर मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, अगर मैंने पिछले एक मतलब करीब 1.5 ईयर्स मैंने 50 सिटी अगर विजिट की है, इसकी वजह से क्यों कर पाया? क्योंकि मेरी टीम बहुत स्ट्रांग है। मेरी टीम मेरा बहुत सपोर्ट करती है, मेरे हैंड्स इतने स्ट्रांग है, वो बहुत मतलब किसी भी लेवल पे जा सकते हैं काम करने के लिए। तो वो ऐसे हैं, तब मैं कर पा रहा हूँ। वो नहीं होंगे तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। वो अगर करेक्टली बैक एंड हटा देंगे तो मैं साफ हूँ आज। लीडरशिप भी इतनी इम्पोर्टेंट है और टीम वर्क से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और करेक्ट, जो आपने बोला डेलीगेशन और 95% इज टू 5% रूल का, ये बहुत ज़रूरी है, तभी बहुत आप ज़रूरी दूसरे है। डोमेन में वर्किंग अपनी और इतना करेक्ट। एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टीम बनाते हैं, उनको देते हैं। मतलब मैं कंसेप्ट बताता हूँ क्या होता है। 2 कंसेप्ट होते हैं जो हमको सिखाया जाता है बचपन से, कि आप एक गड्ढा खोदो, उसको बहुत खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ, तो पानी आ जाएगा। दूसरा एग्ज़ाम्पल देते हैं बैम्बू का। बैम्बू। 5 साल तक बैम्बू आप लगाते रहो, एक दिन वो एकदम से ऊपर होता है, इतना निकल जाएगा, वो आपका रिवर्ट है। मैं थोड़ा अलग हूँ। मैं ना लगातार 5 साल एक काम करता रहूँगा और जीवन भर ही उसको करता रहूँगा, तो मेरे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा इंट्रिंसिक नेचर ऐसा नहीं है। तो मैं ये नहीं कहता बाकी सब लोग गलत हैं, सब अच्छे हैं, सब सही भी बोलते हैं। और ये मैं तब तो सोचूँगा जब मैं 60 साल का हो जाऊँगा। अभी 40 का हूँ तो मैं सही जा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है ठीक ही चल रहा होगा शायद। तो मेरा नहीं। कॉन्सेप्ट ये है, ऊपर की जो सरफेस होती है ना, कोई भी नई चीज़ पकड़ो आप, ऊपर की सरफेस बहुत हार्ड है। मुझे पता है यहाँ पानी मिलेगा, तो मैं हार्ड सरफेस को तोड़ता हूँ। फिर जब मिट्टी आ जाती है, तो फिर टीम को लगा देता हूँ, कि अब तुम कर लो यार, अब ये वाला पार्ट मैंने तोड़ दिया है, अब तुम लग जाओ। मैं कहीं और ढूँढता हूँ कहाँ पानी मिलेगा। सही फिर है। उन वहाँ के लिए कुछ और लोग ढूँढूँगा, फिर वहाँ पे उनको लगाएँगे। मेरा स्ट्रक्चर ऐसा है। माइट बी आई एम रॉन्ग, माइट बी आई एम No, राइट, मुझे नहीं पता। ये सब अब आप सबका सैटिस्फैक्शन क्या होता है वो मेरे पास है, और जर्नी में ग्रोथ है, बिल्कुल है। क्या मैं पहले जहाँ था आज हूँ? नहीं हूँ। सब जगह सही चल रहा है, तो मुझे लगता है ठीक ही होगा। नया कंसेप्ट है, हो सकता है किसी और को नहीं समझ में आया होगा, पर मेरे को समझ में आता है और मैं एन्जॉय कर रहा हूँ। और मैं अपने इंटरेस्टिंग नेचर से नहीं हट पा रहा था, तो मेरे को इस नेचर के हिसाब से क्या करना था मैंने चूज़ कर लिया। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता सबको ऐसे आना चाहिए। अगेन यू चूज़ योर ओन आपके स्ट्रक्चर। कोर को पहचानना पड़ेगा और आपका माइंडसेट आपको देखना पड़ेगा। बट ये बहुत ही सही कहा सर आपने कि आपको कोर पे मेहनत करनी चाहिए, फिर आप बीनीथ तो आप अपनी टीम को लगा सकते हो और फिर नया एक्सप्लोर और करने बता ही रहे हैं ना, फिर जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं हम जा रहे हैं कहीं, और वहीं है। और जेन जी और आजकल की जो जनरेशन है उसमें तो आपको स्मार्ट बनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पुराना हिसाब कि आप कब उसमें आप मटके में पत्थर डालते जाइए, पानी ऊपर आएगा, उसकी बजाय आप स्ट्रॉ लगाइए और पी के निकल जाइए। बहुत तो सही। किस रोल ने आपको सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन दिया है? किस रोल ने, जैसे आपने जो 2-3 रोल निभाए हैं, स्टार्टअप के, फाइनेंस के, मेंटरिंग के, इन्वेस्टिंग के। तो मेरे को लगता है एजुकेशन। आई लव एजुकेशन। दैट ट्रेनिंग, आई लव टू मीट पीपल। मैं 50 सिटीज़ में घूमा हूँ, 50 तरह के लोगों से मिला हूँ, बहुत सारे इनपुट मेरे पास आए, बहुत इंटरेस्टिंग इनपुट बताता हूँ। मैं अभी गया था कुछ दिन पहले कटक, उड़ीसा में। उड़ीसा में मुझे एक सीए मिले, तो उनसे ऐसे बात हुई। वो एआई को बहुत ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन ठीक है, उनका जो काम है वो कर रहे हैं। फिर मैंने उनको बहुत दिया, तो उनको बहुत कुछ अच्छा लगा, समझा, सीखा। उन्होंने मुझे लगी एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई कि उन्होंने पूरी अपना जो पिछले 6 महीने का शेड्यूल है, वो एआई ने बना के दिया है उनको। तो 6 महीने में उन्होंने अपना 15 केजी जो वेट है वो लूज़ किया ड्यू टू एआई। हाँ मैंने जी, कैसे किया? प्रैक्टिकली मैं हाँ, कई जनों को देख रही हूँ, वो दे तो आर नॉट टेकिंग डाइट चार्ट, वो तो डायरेक्ट कोई उसने डाइटिशियन से है ही नहीं नहीं। है। हाँ,
बोले मैं क्या करते हो? तो बोले सर मैं इतना ज़्यादा इतना बेकार है ये, वो जेमिनी यूज़ करते हैं। फ़ोटो लेते हैं, जो भी खाते हैं, खाया उसका फ़ोटो लिया, डाल फोटो दिया। सेम वो बता देता है कि आपको ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। सुबह क्या खाया था उसको पता था। तो उसमें एक बनता है जैम बनता है, मैंने उसको बोला जैम बना लो आप, तो जैम में क्या होगा, हेल्थ जैम बना दिया आपने। अब आपने क्या किया, उसको स्कैन किया, अब आप जो खा रहे हो बताए जा रहे हो। बोले सर मैं जिम नहीं जाता ना तो मुझे परेशान करता है। मैं बोलता हूँ मैं जिम नहीं गया आज, तो मोटिवेट करेगा नहीं, आपको शाम को जाना है। आप सोचो आपने इतने दिनों में इतना लूज दैट्स किया वेरी है, ट्रू सर, मैं तो देख रही मोटिवेट कर रहा है वो हूँ। आपको। तो उसको लगता है अच्छा, वो ये भी बोलता है कई बार कि आप ज़्यादा मेरे से बात मत किया करो, आप एडिक्टेड हो जाओगे, ऐसे ही नहीं, बोलता है। I have seen many of my friends, they are taking them as companion and they daily take 30 minutes to talk to ChatGPT or some portal and he knows everything and he can guide you everything. सो ये जो जर्नी है ना, जो Personalized हो चुका हाँ है बहुत टीचिंग वाली ज़्यादा। जर्नी जो है, तो जैसे मैं एक बार गया था तो वहाँ पे मेरे को बच्चे मिले, हमने एक कोर्स बनाया था, ऑरा करके कोर्स है, इंस्टीट्यूट के साथ हमने या बनाया था, वो बच्चों के लिए है वो। 2 दिन बच्चों की 2 दिन की स्ट्रक्चर जो हमने बना के दिया था, उसका हमने कॉम्पिटिशन कराया ना, तो उसका कॉम्पिटिशन का नाम था ऑराथॉन। जब मैं ऑराथॉन में गया तो मुझे लगा कि ये कुछ और ही दे के आ गए उन बच्चों को, क्योंकि जब वो कोर्स पढ़ के बच्चे आए, बट टीचर ने बहुत मेहनत की, टीचर्स ने उनको डिलीवर किया, वो सब किया, हमने तो कंटेंट बना के दिया था, पर टीचर इंपॉर्टेंट होते हैं जो डिलीवर करते हैं, पर बच्चे और ज़्यादा खतरनाक होते हैं जो सीखते हैं। जो मैंने डिफरेंस देखा है डिफाइन किया। मेंबर्स में और जो स्टूडेंट्स में, बहुत फ़र्क है। वो एंटी Students, ग्रेविटी पे जाकर के टूल बना के ले आए और टूल वर्क कर रहा है, और वो है ना वहाँ पे मतलब एक्चुअली कॉम्पिटिशन था, तो पूरे देश के लोग आए थे। तो वहाँ मुझे समझ में आया कि मतलब बहुत हाई लेवल ले जा सकते हैं इसको हम। वो कॉमर्स के बच्चे हैं, अभी तो वो कई लोग, एक फाउंडेशन का बच्चा था, वो वॉइस एजेंट बना के ले आया। ओके, तो मुझे लगा कि मतलब इस फील्ड के अलावा भी बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। हमको कई बार ऐसा लगता है कि यार फिर सीए वाले का क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास विंग्स आ रहे हैं तो व्हाई नॉट यू ओपन देम एंड स्टार्ट फ्लाइंग, एक्सप्लोर। मतलब उसको एक्सप्लोर करो और डरो नहीं आप। और मेरे को लगता है ये जो टीचिंग वाली जर्नी है तो मैं कभी नहीं छोड़ पाऊंगा शायद। एंड सर, इतने सारे रोल्स के बीच में आप प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं अपनी जर्नी में, एजुकेशन को, फाइनेंस को, स्टार्टअप्स को, लाइक हाउ डू तो यू मैनेज ऑल दीज प्रायोरिटीज? प्रायोरिटाइज तो ऐसा होता है कि जैसे मीटिंग होती है, रोज की सुबह 3 मीटिंग फिक्स है, शाम को 1 मीटिंग है, ऐसे करके 3 मीटिंग होती है सुबह की, तो सबका टाइम फिक्स है। एक टीम के साथ बैठना है, दूसरे के साथ बैठना है, तीसरे के साथ बैठना है। तो मेरे से संबंधित उसमें जो काम होता है ना वो बहुत कम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कम काम होता है। कुछ नया आ गया, कुछ ऐसा आ गया जो बहुत ही अलग है, तो फिर होता है। ऑनबोर्डिंग मोस्टली मैं करता हूँ, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग का काम ज़्यादा मेरा रहता है, तो क्लाइंट ऑनबोर्डिंग में मैं फोकस करता हूँ थोड़ा सा। बाकी क्या होता है कि बाकी सब तो टीम है वो कर लेती है, हाँ, वो संभाल लेती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी हम लोग ये 4-5 चीज़ों में काम करते हैं, तो आप सारे काम आपको करने भी नहीं होते हैं, तो आप प्रायोरिटाइज ऐसे करो कि अभी क्या प्रायोरिटाइज है वो काम के हिसाब से प्रायोरिटाइज है। अगर मुझे लगता है जैसे मेरा एक अभी एक इन्वेस्टर का फंड आ रहा है एक स्टार्टअप में, वो काम बहुत क्रूशियल है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए पैसा है। वो प्रोजेक्ट अगर हमने 5 तारीख तक फंड नहीं आया तो दिक्कत होगी, तो प्रायोरिटी पे है अभी, तो मुझे पता है वो प्रायोरिटी पे, तो टीम उसके लिए काम कर रही है अभी, तो हमको वो मैनेज करना पड़ता है। तो अगर आप डेली कॉल नहीं ले रहे हो और टीम के साथ डेली बात नहीं करो, सिर्फ मेलबाजी मत करो। और बहुत है ना, मेरे साथ एक ये भी है, हमारे मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, ऐसा कोई 700-800 लोग तो है नहीं टीम में, तो आराम को 80 के आसपास की सबको मिला के टीम होगी, सब कुछ जोड़ देंगे तो उसमें बहुत ईज़ी होता है कि ना वो ईज़िली आपसे बात कर लेते हैं। 80 लोगों के नाम, मैं क्लास में जाता हूँ तो 50 लोगों के नाम याद करके आ जाता हूँ एक सेशन में। मैं एमसीएस लेता था पहले, जीएमसीएस पढ़ाता था, तो 50 बच्चों के नाम तो मैं क्लास में याद कर लेता हूँ अगले 10 मिनट में। तो 80 लोगों के तो मेरे साथ काम कर रहे हैं, 80 लोगों के नाम याद नहीं होंगे क्या? तो उनके पास इतना एक्सेस है कि वो मेरे से बात कर लेते हैं। ओके, वो बहुत इसलिए ज़रूरी, वन टू हाँ, वन अप्रोच तो वो भी हमें बहुत है ज़्यादा आपका। मेलबाजी, इसको सीसी, उसको सीसी, बीसी, कनेक्टिविटी ये सब बहुत अभी अच्छी है। वो स्टार्टअप में प्रॉब्लम है। स्टार्टअप में क्या होता है, ये सही, ये अगर रखोगे ना ज़्यादा तो ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये ना बहुत पुराने स्ट्रक्चर जो थे, जो बहुत ज़्यादा बड़े बने, तो उनका स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा टफ हो गया कि वो क्या ना, एक चीज़ को अप्रूव कराने में 3 दिन लग रहे हैं आपको। स्टार्टअप ऐसे यहाँ पे करेगा तो मर इंस्टेंट जाएगा, होना चाहिए काम मर और जाएगा स्टार्टअप। 3 दिन वेट करेगा तो कहाँ जिंदा रहेगा। तो हमारे को तो वो स्ट्रक्चर समझ में आता है, तो हम लोग उसी से काम करते हैं अभी भी। तो अवेलेबिलिटी है, मतलब आप @ लिख के रोहित लिखोगे तो पूरे जितने ग्रुप बने हुए हैं आज तक, जितने लोग जहाँ जहाँ में जाके आया, पढ़ के आया, पढ़ा के आया, आप कुछ मत करो, सिर्फ @ रोहित लिख दो, शाम को मेरा रिप्लाई मिलेगा। तो आपको अगर पता करना है कि रोहित सर को बुलाना है ग्रुप में, कुछ नहीं करो, आप सिर्फ @ रोहित लिखो, मैं आ जाऊंगा। दैट इज वेरी गुड सर कि यू मतलब अप्रोचेबल इज द वन थिंग, हाँ, मतलब वो एवरीबody हैज टू बी देयर इन द टीम इटसेल्फ की कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक फेमस थॉट है, नॉलेज इज कवर्ड बाय इग्नोरेंस। इस फिलॉसफी को आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या मीनिंग रखता है? तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि एक ना, ये एक एक्चुअली श्लोक है, तो आप अज्ञानेन वृतम ज्ञानम, ये श्लोक है एक, अज्ञानेन वृतम ज्ञानम, उसका अर्थ आपने भी बोला। तो अज्ञानेन वृतम ज्ञानम का मतलब होता है एक्चुअली ज्ञान तो सब जगह है, पर अज्ञान ने उसको ढक दिया है।
जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि हमने ज्ञान क्या होता है, ज्ञान ये होता है कि हमको लगता है हम पढ़ाई इसलिए करते हैं कि पैसा कमाना है। हम आज भी डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। आप सोचो कितने कितने लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए, कितने कितने लोग किस किस चीज़ के लिए 5-5 साल 10-10 साल लगे हुए हैं। अगर मैं सही बताता हूँ आपको, अगर मैंने किसी को एक्सेल पढ़ाया है, हमने एक्सेल पढ़ाया है, पहले मैं एक्सेल पढ़ाता था आज से कुछ 8 साल 7 साल पहले। वो बच्चे जो कर रहे हैं ना आज, सिर्फ एक्सेल आता है, कुछ नहीं आता, वो एक्सेल सीख करके आज 2 लाख रुपए महीने के बनाते हैं सिर्फ एक्सेल से। ठीक है, बिना किसी डिग्री के। कुछ नहीं डिग्री उनके पास, इसके लिए ये वो आर्ट्स है, मतलब वो मतलब बीए था वो, पर आज लेकिन वो क्योंकि वो स्किल है उसके पास। हमने स्किल पे ध्यान नहीं दिया। हम लोग कैसे डिग्री, हमको सबको पता है ना सब्जेक्ट कैसे चूज किया, हम सबको पता है। सीए क्यों बना, मैं सीए इसलिए बना कि आओ सीए करें, तो इसलिए मैं सीए में आ गया। ऐसा कोई ड्रीम नहीं था मेरा। ठीक है, सेम गेम क्या होता है जब आप चूज करते हो तब भी ये प्रॉब्लम होती है कि मैं टेक में अच्छा था, हो सकता है मैं पहले शुरू करता कुछ और अच्छा हो जाता। मैं सी नहीं सीख पाया, मेरा बहुत मन था मैं एक लैंग्वेज सीखूंगा, फिर मैंने पाइथन पे ट्राई किया, तब तक ये आ चुका था, तो अब जरूरत ही नहीं सीखने की। अब तो मैं अब मैं कर लेता हूँ कोडिंग, है ना। मुझे सब्जेक्ट पता है क्या होना है, मुझे पता है डेटाबेस कैसे बनना है, किस पे बनाना है, वो धीरे धीरे नॉलेज से आ गया। तो पॉइंट है कि ये जो अज्ञान क्या होता है, अज्ञान है ना ऐसा है कि हमने जानबूझ के ढक दिया उसको कि पता ना चल जाए किसी को। पता ना चल जाए मतलब होता है कि अगर आपको सच में आप बच्चे को क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे। अब आप देखो हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, मेरे मेमोरी है। हम इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं, देखो आप हमारा इंटेलिजेंस किसको बोलेंगे, जिसके नंबर अच्छे आते हैं। नंबर कैसे लाते हैं, हर एक बच्चा जो चौथी या तीसरी क्लास से पढ़ रहा है उसके पास प्रेशर है पोएम सुनाने का। फर्स्ट में आप बच्चा आएगा, सेकंड में आएगा, बेटा पोएम सुनाओ अंकल को, बेटा इंग्लिश में सुनाओ अंकल को पोएम। अरे उसको नहीं आती पोएम भाई, पोएम से जज करोगे क्या उसको, पर सब पोएम से जज करेंगे। टेबल सुना दो अंकल को फटाक से, है ना। तो यही दो चीज आती है, पर वो पत्थर लेके और अपने से 10 फुट ऊंची एक ट्यूबलाइट को फोड़ देता है, पर टैलेंट नहीं है। वी डोंट कंसीडर इट टैलेंट। एजुकेशन सिस्टम का अपना ड्रॉबैक है। हम लोग उसको क्या सिखा रहे हैं कि बेटा एक पेपर है, इसको दिमाग में डालो, एज इट इज उतारो। तो मैं पता है किसमें फेल हुआ था, आपको आश्चर्य होगा पूजा मैम, मैं MICS में फेल हुआ था। हमारा एक सब्जेक्ट चलता था MICS। मैं समझता टेक में मैं बहुत अच्छा हूँ, अकाउंट्स में फेल हो सकता हूँ मैं, ऑडिट में किसी में फेल हो सकता हूँ, मेरे पास जो भी 8 सब्जेक्ट है मैं किसी में फेल हो सकता हूँ फाइनल में। MICS में फेल नहीं हो सकता, मैं MICS में फेल हो गया क्योंकि शायद जो मैंने लिखा वो सजेस्टेड से मैच नहीं किया। नो कि मैं जानता हूँ, पर सजेस्टेड से मैच नहीं करा पाया मैं। आज भी कई बच्चे ऐसे, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं तो सीए जर्नी मैंने देखी, बच्चों को भी देखा है, हाईली इंटेलेक्चुअल बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, क्रैक ही नहीं कर पा रहा। इसका मतलब, और जब उसने काम किया तो ऐसा काम किया कि आप सोच नहीं सकते। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इंटेलिजेंट तो था ना वो। जो आदमी 10वीं में फेल हो गया, उसने अपना धंधा किया, 6 साल में धंधा बनाया, और 200 आदमी उसके नीचे काम कर रहे हैं, तो डफर है क्या वो? नहीं, नहीं है उसका ना? अपना स्किल है, उसका अपना लेकिन स्कूल के लिए डफर है वो, क्योंकि 10th पास नहीं कर पाया। ये तो हमारे यहाँ बना दिया है एजुकेशन सिस्टम में अभी भी ये वही पैटर्न वही पे और पैटर्न वही है, ड्रॉबैक कुछ नहीं चल बदला। रहा है। आप देखो ना, आज भी ऐसा होता है कि हम कोर्स लॉन्च करते हैं, सर सर्टिफिकेट दोगे क्या? सर्टिफिकेट की कॉस्ट कितनी है, 7 रुपए है, तो मुझे दे दे, मैं ऐसे दे दूंगा तेरे को, फिर आ जाएगा? नहीं आएगा तो नहीं ना, बस ठीक है सोशल मीडिया पे डाल देंगे इसलिए बना रहे हैं। मतलब एक लड़के ने फाइनल में क्या किया, सीए फाइनल का, सीए है वो, फंडामेंटल अकाउंट्स का कोर्स किया उसने कोर्सा से। मैंने कहा भाई क्या मतलब, तुम सोचो तो सही क्या कर, और उसको लिंक्डइन पे डाल रहे हो कि तुमको फंडामेंटल अकाउंट्स का कोर्स करना पड़ा सीए बनने के बाद, क्योंकि सर्टिफिकेट का इतना प्रेशर है कि मेरा जितने सर्टिफिकेट है करेंगे क्या। एक्चुअल वर्किंग का अभी भी लैक है और बस सर्टिफिकेशंस पे जा रहे हैं। तो होता है, मेरे से कि पूछ लेते हैं कई लोग कि सर आपने सिर्फ सीए किया है, मैंने कहा सिर्फ नहीं होता यार मेरी तो 2 आत्मा लग गई, कंप्लीट जर्नी, मेरी 2 आत्मा लग गई भाई सीए बनने में, तुम्हारे लिए सिर्फ हो सकता है, और उसके बाद कुछ नहीं किया, जरूरत नहीं है ना, क्यों क्यों करना है, क्या क्या पे आवश्यकता आप है? अपने उस पे टैलेंट पे वर्क करेक्ट। एट हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप फाउंडर्स को मेंटर करने के बाद आपके अकॉर्डिंगली अर्ली स्टेज में स्टार्टअप की 3 सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या रहती हैं? एक तो ये होता है कि हमको ये लगता है कई बार, एक तो आइडिया वाली प्रॉब्लम है। आइडिया में लगता है कि जो मेरे को लगता है ये प्रोडक्ट चलेगा, इसका मतलब चलेगा, है ना। ऐसा नहीं होता, आपको मार्केट से पता करना पड़ता है कि सच में उसकी रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हो, वो प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर रहे हो सच में उसकी जरूरत भी है नहीं, क्या लोग सच में वो प्रॉब्लम मानते हैं उसको या नहीं मानते हैं। तो पहले आइडिया की प्रॉब्लम होती है। सेकंड प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग इतनी जल्दबाजी करते हैं। जैसे मैं आजकल बहुत सीरियस लोगों से मिलता हूँ, हर एक सीए टूल बना रहा है आजकल। आप जिस सीए से मिल लो, मैंने अकाउंटिंग टूल बना दिया। इंपॉर्टेंट इज नॉट क्रिएटिंग टूल नाउ, डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू सेल, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या सेल का स्किल है हमारे पास, वो कहीं मिसिंग है तो हम बना तो लेंगे। मैं अभी भी जानता हूँ जयपुर के एक जिन्होंने अकाउंटिंग टूल बनाया और दे इन्वेस्टेड 1 CR, फेल हो गया वो। तो आपको वो दूसरी चीज, आपको कस्टमर वायबिलिटी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, थर्ड मार्केट थिंग फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है टीम। टीम में क्या प्रॉब्लम होती है, अगर मैं टेक से नहीं हूँ,
जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मैंने पूरी ज़िंदगी कॉमर्स देखा है। मेरे को ऐप बनाना नहीं आता, मुझे वेबसाइट बनाना कुछ नहीं आता, मैं टेक को कुछ नहीं जानता और मैं टेक प्रोडक्ट लेके घूम रहा हूँ। तो बहुत टफ होगा क्योंकि आप वेंडर के बेस पे चल रहे हो। अगर आप नहीं बेच पाए, अगर आप नहीं मार्केट में ला पाए और सही टाइम पे फंडिंग नहीं मिली और आपने एक बार पैसा डाल भी दिया बूटस्ट्रैप से और आपका फाउंडर जो है वो टेक में नहीं है, तो अगर आप वेंडर से काम करोगे तो वेंडर वेंडर है, उसका मंथली मीटर चल रहा है, उसका वन टाइम का मीटर भी चल रहा है, हर चीज़ का मीटर चल रहा है, आप कब तक सर्वाइव करोगे? तो कई बार हमें जल्दबाजी होता है, अरे मेरे को आता है, मेरा आइडिया बहुत अच्छा, बना देंगे। तो वेंडर तो क्या बना के दे देगा, रख लो आप। तो अगर को फाउंडर अगर आपका टेक में नहीं है और आप टेक प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपका को फाउंडर मार्केटिंग नहीं समझता, आप B2C में जा रहे हो, B2C में आपको जा रहा है, B2C के बारे में आपको कुछ नहीं पता, अब आप उतर गए। तो B2C में आपको यही नहीं पता कि अमेज़न पे ऐसे बिकता है जैसे आपको दिखता है वैसे चलता नहीं है। चलता नहीं है, बहुत आपको तो उसकी आपको कंडीशंस देखना हैं, पड़ता है। हाँ, आपको ये नहीं पता कि अगर fulfill बहुत करना। अगर मैं छोटी सी 4 चीज़ें पूछ लूँ किसी से कि आप बताइए CTA क्या होता है? अच्छा रोआस क्या होता है? चलो बताइए, आप शो में मार्केटिंग करेंगे ना, कैसे करेंगे? रोआस बताइए क्या होता है? कैसे निकालते हैं? कब काम आता है? तो क्या हमें पता है ये सब? तो हमें उसकी टर्मिनोलॉजी पता है और टर्मिनोलॉजी उसका इम्प्लीमेंटेशन भी पता है क्या? हमें पता ही नहीं रिटर्न्स में इतना ज़्यादा मारामारी है। अगर आपका प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, आपको खत्म हो जाना है एक दिन। तो हम लोग जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, जो भी काम जैसे हम लोग ने एक प्रोडक्ट बनाया, तो हमने उसका MVP बनाया जब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, हमने उसको टेस्ट किया, 1 साल टेस्ट किया पूरा साल टेस्टिंग ही था। हमको फिर पता है लॉन्च कुछ नहीं करना बनाना, लॉन्च ही नहीं, अभी भी हम अब करेंगे लॉन्च उसको। तो द पॉइंट इज़ कि हम लॉन्च करेंगे, हम लोग देख रहे थे यार सच में एक्सेप्टेबिलिटी है भी नहीं। हमारे रिव्यू भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? क्या हम सच में मार्केट में सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? 95% स्टार्टअप्स तो फेल ही हो जाते हैं क्योंकि वो बिना मार्केट सर्वे, बिना वायबिलिटी एग्ज़ैक्टली, के, तो एग्ज़ैक्टली। बहुत 5% ही एंड तक पहुंच पाते हैं तो या हमारे पास आइडिया आते हैं। हम्म जैसे मैं मेंटर हूँ, तो कई इंक्यूबेशन सेंटर में जाना होता है। हम्म तो कई इंक्यूबेशन सेंटर में मेंटर हूँ। तो हमारे पास जब भी पहली बार जब एंट्री लेता है कोई इंक्यूबेशन सेंटर में, तो उसको क्या होता है कि उसको पूछना होता है कि सर मेरा ये आइडिया है, वो अपना आइडिया पिच करता है। कई बार तो उसको ये नहीं पता कि जो मैं आइडिया पिच कर रहा हूँ, जब इसको मैं प्रोडक्ट बनाऊँगा, तो कितना खर्चा आ जाएगा, उसको यही नहीं पता। आइडिया पिच करने आ गया, यार प्रोडक्ट में कितना पैसा लगेगा, इतना लगेगा, क्या लगाओगे? ये लगाऊँगा। अच्छा ये में टोकन कॉस्ट कितनी है? उसको पता ही नहीं टोकन कॉस्ट कितनी है। कैसे सर्वाइव करोगे आप? तो हम लोग क्या करते हैं, होमवर्क नहीं करते, एक बात। दूसरा, हम फंडिंग रेडी नहीं है। फंडिंग रेडी मतलब क्या होता है? अगर वो फंड देने आए, तो आप उसको बोलो कि सर मेरे को ये कैसा बर्न कैसे करूँगा ये भी नहीं पता। जैसे मार्केटिंग करनी है, अब उसे मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए, कहाँ लगाओगे? सर रेडियो जिंगल चला देंगे, तो रेडियो जिंगल से तो नहीं होता है। ये रेडियो जिंगल तो ब्रांड अवेयरनेस देती है, सेल कभी नहीं लाके देती। तो क्या हमें पता है ये बात? हमें शायद नहीं पता। नहीं तो पता। आपको सब पढ़ना पड़ेगा। आप कभी एज ए फाउंडर आप ये नहीं बोलते मार्केटिंग मुझे नहीं आती, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती, मुझे तो ये नहीं आता, प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता। जैसे मान लो हमने एक पूजा प्रोडक्ट बनाया, तो मुझे पता है रोली कैसे बनती है। आप बताओ रोली कैसे बनती है? आपको पता है रोली कैसे बनती है? नहीं मेरे को पता। नहीं मैं पता। बताता हूँ। सिंपली कुछ नहीं करना आपको, आपको हल्दी लेनी है और चूने की 2 बूंद डाल दो उसमें, रोली बन अच्छा, जाती है। तो वो येलो से रेड हाँ, रेड हो जाएगी। आप रिजाई कर लेना इसको। तो मुझे पता है ना, अब रोली में चूना डालना, हल्दी और एंटीबायोटिक होती है हाँ और चूना जो होता है वो उसको सपोर्ट करता है support। और वो यहाँ लगाने से आपका आज्ञा चक्र होता है, उसमें काम करता है। इतना नॉलेज क्यों पता है? क्योंकि वो बनाया क्यों गया था रोली लगाने का सिस्टम, ये पता होना चाहिए तो रोली बेच पाओगे। अब आप बोलो सर वापस येलो कर सकते हो, कर सकते हैं, नींबू डाल दो, वापस अच्छा, येलो हो ये जाएगी। वापस हाँ, से और ये नहीं करी ओरिजिनल। रोली, गलत है मतलब आपकी। तो आप किसी भी प्रोडक्ट में जा रहे हो, इतनी नॉलेज है क्या आपको उसकी? आप जैसे मैं कई लोग आते हैं मेरे पास, सर मैं डायरेक्ट है ना, बहुत आया मेरे पास ये वाला प्रोजेक्ट कि मैं डायरेक्ट है ना फार्मर से और कस्टमर तक सब्जियां पहुंचाऊंगा। बहुत आते हैं मेरे बहुत पास प्रोजेक्ट। करंटली चोमू चल से रहा लाऊंगा सर, हमारे यहाँ जयपुर में चोमू हाँ, बहुत फेमस जगह है जहाँ अच्छी जहाँ से सब्जियां होती हैं, सब्जियां अच्छी ताजी सब्जियां अच्छी होती हैं। सर चोमू से डायरेक्ट प्रोक्योर करके लाके बेचेंगे हम और हम बहुत बड़ा स्टार्टअप खड़ा कर देंगे। कोई भी मॉडल आज तक पास नहीं हुआ बिग बास्केट के अलावा, हाँ, सब परेशान करेक्ट है। है, हाँ। आज भी आप जाओगे डीमार्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे है, उसका भी आज तक 7% तक ऐसा है जो वो नहीं रोक पा रहे। लॉन्च तो सबने की थी बट सब फेल हो रहे हैं, धीरे धीरे चल बस रहा है। इन्होंने क्रैक किया, डीमार्ट ने क्रैक किया बिकॉज उसने लैंड ही परचेज की साथ में, वैल्यूएशन पे भी खेला ना वो। तो लैंड उसकी है, बिल्डिंग उसकी है, रेंट पे नहीं लेता है वो, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। बाकी सबने रेंट पे लिया तो रेंट सर्वाइव नहीं कर अपनी पाएगी, नहीं कर वर्किंग पाएगा। करनी पड़ेगी डिच पैक स्टोरी के लिए भी, आपको अपनी पूरी गाइडलाइंस के हिसाब से आपको करेक्ट। अपनी स्टोरी बनानी पड़ेगी। प्रॉपर एग्जीक्यूशन तभी हो पाएगा जब आपकी वर्किंग और पेपर रेडी, तो आपके पास बहुत होमवर्क डॉक्यूमेंट्स, करना पड़ता है, बहुत होमवर्क। मार्केट रिसर्च है और एक और बात होती है इसमें जो मैं आपको ऐड कर देता हूँ, हो सकता है आपके क्वेश्चन में नहीं आएगी। एक जना मुझे, कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर मेरी उम्र 40 साल हो गई है, क्या मैं स्टार्टअप आज कर सकता हूँ? 23 साल के बच्चे तो खैर कर ही लेते हैं। हाँ 40-45 में कईयों के दिमाग में आता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, मेरे से नहीं हो रहा। हम्म, या अब भी अच्छा लाइफ तो एक ही है, हाँ अब मैं आज जागा हूँ तो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो मैंने बोला सिंपल है, देखो यार
तुम अगर धंधा करना चाहते हो तो हमारे मारवाड़ी, हम लोग मारवाड़ी हैं, तो मारवाड़ी में ना ये पक्का है कि 1000 दिन से पहले कुछ नहीं मिलेगा। तो 1000 दिन आपकी ज़िंदगी में देने के लिए है क्या? 1000 दिन आप सर्वाइव कर लोगे क्या? पहली बात। दूसरी बात ये, स्टार्टअप करना एक बच्चा पैदा करने जैसा है। अब 40 की उम्र में पैदा करो, 50 की उम्र में पैदा करो, 60 की उम्र में पैदा करो, कि 23 साल की उम्र में पैदा करो, पलेगा वैसे ही। तो उसका भी वो पूरा उतने बजे रोएगा, 8 उतने टू बजे सोएगा। आप ये नहीं बोल सकते सर मैं तो 40 का हूँ बेटा, मेरे तो घुटनों में दर्द होता है, तो मैं तो अब ना तेरे को संभाल नहीं सकता। तो पैदा क्यों किया था भाई? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको वो 1000 डेज का मोमेंटो और जो और पूरा वो किट्टू एनर्जी जो से चाहिए, लेके जो वो एनर्जी चाहिए। टर्मोलॉजी भी ये यूज करेक्ट। होती है अपने स्टार्टअप में। तो ये तो एनर्जी बहुत उतनी ही चाहिए। मतलब ये नहीं कह सकते 40 साल का आदमी ये नहीं बोल सकता सर मैं तो 40 का हो गया, अब तो मैं कहाँ से इतनी एनर्जी लाऊं कि कोई सुबह। शॉर्टकट नहीं है नहीं है, इसका। आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना 23 साल का फाउंडर कर रहा है। तो सर इसी सीरीज में 2-3 क्वेश्चंस और हैं। आपने 10,000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया है। एआई सीखने के बाद लोगों में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्या देखने में आता है? एक तो उनका आइडिया है वो ग्लोबल हो जाता है। जैसे मान लो कि आज आप रिपोर्ट बनाते थे पहले, तो जैसे आपको बोला कि मार्केट रिसर्च की रिपोर्ट बनानी है, अब आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। यू कैन लर्न फ्रॉम एआई हाउ टू क्रिएट अ मार्केट रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, हमारे पास आया था ईवी का एक प्रोजेक्ट, और वो 3 महीने का प्रोजेक्ट था। उसको बेन करके कंपनी है जो मार्केट रिसर्च करती है, उसने वो प्रोजेक्ट दिया था हमको। मार्केट प्रोजेक्ट आया और वो मेरे पास ले आया, उनको लगा कि यार रोहित एआई से कुछ हो सकता है क्या इसमें? तो मैंने कहा कर लेंगे, देखते हैं। तो पहले हमने स्टडी किया कि मार्केट रिसर्च रिपोर्ट बनती कैसे है। तो हमने 1-2 पढ़ी, समझा उसके बारे में। फिर हमने ना एआई को यूज़ किया, उसमें डाला। तो एक तो आपका ना स्टैंडर्ड ग्लोबल हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, आप कोई भी नई चीज़ सीख सकते हो। और तीसरी बात है ना, उनको ये समझ में आ जाता है ये यूज़ करने के बाद, उन प्रोफेशनल को सबको ये समझ में आया कि हम लोग कुछ और ही कर रहे थे जो हमें नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो खत्म होने वाला है। जो आज हम कर रहे हैं कंप्लायंस कर दो, ये कर दो, फाइलिंग कर दो, ये तो जाने ही वाली है ना। क्योंकि तो एवरीथिंग इज नाउ करेक्ट। ऑनलाइन एंड डिजिटल फॉर्म में, तो जैसे मैं इतनी सीए नीड ही किया ना, नहीं। तो मेरे साथ पता नहीं मैंने ऐसे कसम खा ली थी मैं अकाउंटिंग तो नहीं करूँगा। चाहे मैं भूखा मर जाऊँगा पर किसी का अकाउंट्स नहीं बनाऊँगा। क्योंकि मैं सीए हूँ, अकाउंटेंट तो नहीं बनूँगा। मतलब मैं किसी अकाउंटिंग करूँ, लेकिन हमें करना पड़ता है शुरुआत में ना। मैंने नहीं किया। मैंने ना आर्टिकल हायर किए, मैंने लोग हायर किए, मैंने आर्टिकल्स को भी मैंने उनको आर्टिकल को कभी नहीं बोला कि आपके पैसे नहीं देंगे, पूरे पैसे लो यार, क्या दिक्कत है? तो और अगर आर्टिकल नहीं है तो पैन कार्ड खुद जमा करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे मैंने बोला अकाउंटिंग नहीं करता, मैंने टैली कभी नहीं काम नहीं किया। मैं टैली पे ऑडिट कर सकता हूँ आज भी। आप बोलो जर्नल एंट्री पास कर दो, मैं नहीं कर सकता। मुझे ज़रूरत ही नहीं है उसको करने की। मुझे क्योंकि अगर मैं इसमें चला गया तो इसी में अटक जाऊँगा। तो फिर मैंने किया नहीं, लेकिन उसमें मुझे बहुत दिक्कत हुई क्योंकि वो शुरुआत का 1 साल बहुत बुरा निकला। क्योंकि मैं अकाउंटिंग ले लेता अगर 4 लोगों की पार्ट मेरा काम ही हो जाता। आप आगे पर अगर मैं ले लेता तो फिर मैं उसी में रह जाता, शायद ऐसा होता। तो अपना-अपना ओपिनियन है, मैंने तो नहीं ली, मैंने तय किया कि मैं तो नहीं करूँगा। फिर मैंने टीम में एक जने को जोड़ा, वो अकाउंटिंग सँभालता था, वो करने लगा। मैं ऑडिट ही करता था, मैं कभी नहीं बोला कि अकाउंटिंग, मैं कभी हाथ ही नहीं लगाया। वो नहीं है तो नहीं करूँगा मैं काम, तो मुझे कोई आपका दिक्कत नहीं है विजन इसमें। और मिशन क्लियर था कि हमें ऐसे अप्रोच करना है और करेक्ट, ऐसे ही करेक्ट। निकलना। 30 दिन में एआई का सबसे क्विक विन क्या हो सकता है? अगर 30 दिन में कोई एआई टूल्स हो जो आज जनरेशन या अभी यूथ को आप सिखाना चाहें, 30 दिन में तो कोई ऐसी 5 एआई टूल्स हो? यूज़ केस पे डिपेंड करता है। अब आप फाइनेंस के लिए पूछ रहे हो कि एचआर के लिए पूछ रहे हो कि आप डिजिटल मार्केटिंग के हम लिए पूछ रहे हो, किसके लिए पूछ रहे हो? जो अभी जेन जी हैं या फिर 13 से 18 वाले इयर्स के। छोटे बच्चे, हाँ। स्कूल के बच्चे सब बोल रहे हो। तो मैं उनको सब एक्सप्लोर करना चाहिए। तो उनको जेमिनी पे जाना चाहिए, वीडियोज़ बनाने चाहिए, इमेजेस बनानी चाहिए, उनको अपने वॉइस ओवर बनाने चाहिए। उनको वो सब सीखना चाहिए ना। आने वाला टाइम इसका है, क्योंकि ना वो नहीं सीखेंगे तो किसी और से बनवाएँगे तो मतलब नहीं है उनका ना। तो उसी लर्निंग फेज़ में क्या होता है, आपको सब कुछ करना चाहिए। अगर 5 टूल मैं बताऊँ तो 5 टूल वही हैं जो बहुत फ़ेमस हैं। आप जेमिनी सीखो, आप थोड़ा क्लाउड पे हाथ-पाँव मारो ताकि आपको थोड़ा कोडिंग-वोडिंग समझ में आए। इसके अलावा आजकल तो स्कूल में खैर पढ़ा देते हैं कोडिंग, तो उनको बहुत ईज़िली समझ में भी आती है, तो दे कैन ईज़िली अडॉप्ट। देन उसके अलावा आप है ना एक टूल चलता है जिसको हम बोलते हैं चैट जीपीटी, इमेज जनरेशन में बहुत अच्छा काम करता है। प्रोजेक्ट बना देता है, कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी है उसकी, कोडिंग भी कर पाता है। तो जो एक ग्रॉक और चलता है, ग्रॉक मैं सजेस्ट करूँ नहीं करूँ मुझे नहीं पता, बिकॉज़ एक कंसेप्ट होता है एनएसएफडब्ल्यू, नॉट सेफ फॉर वर्क। उसमें एक्टिव और एक्टिव नहीं करने का ऑप्शन है। तो अगर आपने एनएसएफडब्ल्यू एक्टिव कर रखा है तो ठीक है, अगर आपने ऑफ कर दिया तो ग्रॉक फिर अपना सारा सेंसरशिप छोड़ देता है। नॉट ऑल, बट यस आपका सेंसर जो है वो 70% तक कम हो जाता है। तो उसके बाद फिर आप वो बदतमीज़ी भी करेगा, सब कुछ करेगा। तो ग्रॉक में वीडियो जनरेशन बहुत अच्छा है। एक है ना बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, मैं बता रहा हूँ, आप लोग सब लोग ट्राई करो। मतलब उसमें एक होता है गूगल लैब्स, आप लिखिए गूगल लैब।
जब गूगल लैब आप लिखोगे और गूगल लैब पे जाओगे, आपको इतने एक्सपेरिमेंटल टूल मिलेंगे, इतने एक्सपेरिमेंटल टूल मिलेंगे। जैसे स्टिच है, स्टिच क्या करता है, स्टिच क्या करेगा, आपका पूरा वेबसाइट का ऐप का पूरा फ्लो बना के दे देगा और पूरा यूआई बना देगा आपको, यूआई यूएक्स बना के दे देता है वो आपको स्टिच। इवन किसी और का भी अगर आपको लगता है क्लोन करना है तो क्लोन करके बना सकते हो, कलर वाला चेंज करो, बाकी सब बैकएंड में जो चेंज करना कर लो। ऐसे ही उसमें एक चलता है जिसमें आप, जैम भी उसी का एक्सपेरिमेंट है, फ्लो चलता है उसमें, एक फ्लो भी एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें आप पूरा वीडियो बना सकते हो। फ्लो में आप एक्सटेंड कर सकते हो वीडियो को। उसमें आप है ना, फ्लो में ऐसा भी होता है कि जैसे आपने अपना वीडियो डाला, वीडियो डालने के बाद आपने बनाया, उसके बाद उसको एक्सटेंड करना, एक्सटेंड करते जाओ, वो चलता जाएगा। 8 मिनट तक का वीडियो बना देता है वो, अगर आप पेड वर्जन यूज़ कर रहे हो, ओके, पर 8 टुकड़ों में मिनट्स। बनाएगा, ऐसे एक साथ नहीं बनाएगा, 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड करके बनाएगा, पर वहाँ तक जा सकता है, इतना पावर है उसके पास। अभी तो मैंने तो ट्राई नहीं किया इतना लंबा जाने का, पर हाँ 1-2 मिनट के हम बना देते हैं। तो जैसे ऐड बनाना हो गया, ये सब जैसे हमने बहुत कुछ और नया डाल दिया है। अब बच्चों को एक और बहुत अच्छा टूल है, उसका नाम है नोटबुक एलएम, गूगल का ही है अगेन। ओके। नोटबुक एलएम में क्या कर सकते हो, जैसे अभी मेरे ही घर पे एक बच्चा है, वो छोटा है, अभी 11th में है। तो जॉइंट फैमिली है, तो 4-5 बच्चे हैं घर में ना, तो वो बोला कि चाचू बताओ कि क्या कर सकते हैं, तो मैंने उसको वो सिखाया, नोटबुक एलएम बताया। उसने केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती थी उसको, तो केमिस्ट्री वो समझ नहीं पा रहा था। उसने केमिस्ट्री के जितने भी नोट्स उसको मिले अब तक सारे डाल दिए और आईआईटी जेईई के लेवल के सारे क्वेश्चन बनवाए और उसकी प्रैक्टिस करता है रोजाना वो। उसको पता लग जाता है मेरा कौन, अच्छा वो जब भी गलत करता है तो बोलता है मैं गलत क्यों कर रहा हूँ, मुझे कॉन्सेप्ट समझाओ, पूरा कॉन्सेप्ट समझाता है। आपको आपकी भाषा में समझा सकता है, आपको विजुअलाइजेशन से समझा सकता है, आपको पीएचडी लेवल से समझा सकता है, आपको 6 क्लास के बच्चे की तरह समझा सकता है। अगर आप सारे 3rd क्लास में हो, ऑप्शंस है। आप 3rd क्लास में हो, आप बोलो ये समझाना 3rd क्लास को, आप बोलो 3rd क्लास की बच्ची को यही समझाना है, तो पोयम लिख देगा आपके लिए। अच्छा, उस लेवल तक उस है, लेवल तक जा कैटेगरीज सकते हैं, है हाँ उसमें सब है, कि सब है। कौन सा वर्जन है तो हम लोग लिख एडवांस। देते हैं उसमें ES10, जैसे उसमें एक वर्ड होता है, जब प्रॉम्प्ट लिखोगे ना तो हाँ। ES वर्ड होता है, ES लगा के 10 लगा दोगे तो स्टैंडर्ड बताता है वो कि किस स्टैंडर्ड तक जाना है। तो 1 to 10 में आपको क्या लगाना है, उसके हिसाब से उसका कॉम्प्लेक्स आंसर आएगा कि नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है। ऐसे कुछ हैक होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉम्प्ट लिखते टाइम। तो इन बच्चों के लिए सबसे अच्छा यही है कि मुझे लगता है कि सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए, बट नोटबुक एलएम इज़ वेरी गुड। जेमिनी का जो गूगल लैब्स है उसमें जाओ। एक और चीज़ होती है, इसको मैं सबको बोलता हूँ यूज़ करने के लिए, उसको बोलते हैं ओपन ए कुक बुक। ओपन आई की कुक बुक क्या होता है कि वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कुक बुक में कोई भी मॉडल जब आता है, जैसे आपको ओपन एआई का है, वो ओपन एआई ने 5.5 लॉन्च किया। 5.5 में कैसे प्रॉम्प्ट देना है वो कुक बुक में है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। हाँ, तो प्रॉम्प्ट अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो 5.5 यूज ही नहीं कर पाओगे। तो आपको डेवलपर ने कैसे बनाया, उसका थॉट क्या था, वो लिखा हुआ है उसने। तो जब हम लोग मॉडल यूज करते हैं, जैसे ओपस आया, तो ओपस 4 पॉइंट चल रहा है, अभी 8 चल रहा है। तो जब ओपस आया तो हमने ओपस का पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? सोनेट आया तो हमने उसका डॉक्यूमेंट पढ़ा है, क्लाउड में चलते हैं ये ओपस, सोनेट, हायाकू, तो सारे पढ़े हैं मैंने। वो क्यों पढ़े, मुझे पता है इसको कौन सा काम किससे कराना है। अगर मुझे लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है तो मैं ओपस पे जाऊंगा। अगर टास्क मेरा थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स है तो मैं क्यों जाऊंगा ओपस में, मैं हायाकू से करा लूंगा ना। तो मेरे कंटेक्स्ट विंडो, उसमें क्या होता है कि देखो जब आप यूज करते हो आपके टोकन खत्म होते हैं। अगर आपने बहुत सिंपल टास्क किसी हायर वर्जन से करा लिया तो टोकन गए ना आपके, तो अब बैठे रहो 3 घंटे आप, हाँ, तो जरूरत नहीं है, दोबारा से या फिर वेट करना दूसरे पड़ता है। एआई टूल में जाना एग्जैक्टली, और स्विच करना बहुत मुश्किल होता है। स्विच करने में क्या प्रॉब्लम है, जब तक वहाँ पे मेमोरी बनती है। अगर मैंने क्लाउड पे मेमोरी बना ली, अब मैं जाकर के फिर उसको चैट जीपीटी डालूंगा तो मेरा आंसर ही बिगड़ जाएगा। चेंज हो और दोनों स्ट्रक्चर ही अलग अलग तरह से चलते हैं। तो ये कह तो देते हैं आप स्विच कर लो, ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल नहीं मजा पॉसिबल, ही नहीं आएगा, वो कोडिंग ही बदल देगा आपकी। क्योंकि वो जो कॉन्टेक्स्ट था Correct. वही डिफरेंट हो जाता तो है। जो डेवलपर्स है उसका थ्रेड सिर्फ ये नहीं कि डेवलप करना, उसका एक और प्रॉब्लम है, उनके दिमाग में कुछ और भी हम लोग समझते नहीं है। हम लोग जो अब तो डेवलपर बन गए, हम लोग डर देंगे, डिप्लॉय करना भी मुश्किल है। और दूसरी बात है सिक्योरिटी का क्या होगा, अगर किसी ने आपके Data सॉफ्टवेयर में जाकर के डेटा सिक्योरिटी इन्फ्रिजमेंट बहुत किया important तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वही समझ सकते हैं। तो वर्नेबिलिटी चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है वाइब कोडिंग का। तो वाइब कोडिंग अच्छी चीज़ है, वाइब कोडिंग से कोडिंग करो, लेकिन अगर आप सिक्योरिटी वगैरह मेजर नहीं डाल रहे हो तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो ऐसा बहुत जगह करते हैं लोग, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा डेवलपर काम खत्म नहीं हो रहा है, वो डेवलप भी हो रहा है। हम्म। अगले 5 सालों में कौन सी इंडस्ट्री एआई का सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर होगी? तो इंडस्ट्री की बात करोगे तो सब इंडस्ट्री में आने वाला है ये, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत ज़्यादा डैमेज हो, अभी जो देख रहा हूँ मैं, अभी तो मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देख रहा हूँ डैमेज होते हुए। अभी जैसे मेरे एक क्लाइंट है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, डिज्नी, मतलब बहुत बड़ी कंपनियां जैसे डिज्नी हो गया, डिस्कवरी हो गया, डिस्कवरी तक में उन्होंने वॉइस दी है। अब वो कुछ नहीं करते क्योंकि वॉइस अब जरूरत ही नहीं है उनकी। तो फिर उनको नया मॉडल दिया कि अपना वॉइस बनाओ, हमें दो, हम एक टूल्स पे डालते हैं, उसकी रॉयल्टी आप लो। तो आपकी वॉइस कोई और यूज़ करेगा तो आपको रॉयल्टी मिलेगी। एटलीस्ट कोई रास्ता निकालें ताकि उनको पैसा बनता रहे। तो हमारे क्लाइंट है, हमने बता दिया,
अदरवाइज तो बहुत लोगों का वॉइस ओवर चाहिए ही नहीं है। मैं अपनी वॉइस को कर लूंगा ना, मैं वॉइस किसी की वॉइस ले मॉडलिंग लूंगा, बहुत बहुत ईजी हो इजीली गई। हो गई है। तो जैसे वॉइस चला गया, मॉडल चले गए, आपको कंटेंट जनरेट करना चला गया, पोस्टर बनाना चला गया, ग्राफिक डिजाइनिंग जाता जा रहा है, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे जा रही है। हमको लगता है कोडर की जॉब जाएगी, कोडर की जॉब जाने में तो टाइम लगेगा अभी। कोडर की वही जॉब जाएगी जहाँ पे वो ए को यूज़ नहीं कर पा रहा, नहीं जो कर कोडर ए यूज़ नहीं कर पा रहा उसकी जॉब जाएगी, बाकी नहीं जाएगी। लेकिन इन लोग के साथ तो क्या हो जाएगा कि ये सब चीज़ें लोग खुद ही करने लग गए हैं अभी, तो बहुत टफ हो जाएगा थोड़ा सा। तो अगले डाउन द लाइन 5 ईयर्स में क्या होगा मुझे नहीं पता, बहुत चीज़ों पे आ सकता है। बट एक लोग बचे हुए रहेंगे, वो रहेंगे प्लम्बर। वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो मस्त ज़िंदगी जिएँगे। आपके जो भी एसेंशियल ऐसा काम है, हाउस होल्ड जो काम होते हैं, या जो हमको लगता है जो हम लेबर जिनको बोल देते हैं गलती से, वो लेबर नहीं है, वो जो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता, वो वो अभी रिप्लेस नहीं करेगा। और जैसे कई लोग होते हैं, डेफिनेटली। जैसे आपको लगता होगा ना कि ये सर बहुत अच्छा मेल लिखते हैं, ज़रूरत ही नहीं भाई अब आपकी, आप बहुत अच्छा मेल लिखते थे। पर आप उसको यूज करके आप उसको अपने टैलेंट को ओवर स्किल करेक्ट, अपग्रेड कर सकते करेक्ट। हो। एज एन एंजल इन्वेस्टर आप सबसे पहले क्या इवेलुएट करते हैं, आइडिया, मार्केट या फाउंडर? फाउंडर। जिस घोड़े पैसा लगाते हो ना आप, वो घोड़ा दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा वो ज़रूरी है, बाकी सब हो जाता है। सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या होता है इसमें? रेड फ्लैग ये होता है कि क्या सच में उस थॉट को जीता है या इन्वेस्टर का पैसा लेके भागेगा, ये पता लग जाएगा आपको। आप जब बात करोगे ना तो बोलेगा सर अपन 3 साल में ये फंडिंग लेंगे, ए सीरीज, बी सीरीज, उसके बाद फिर आईपीओ ला करके फिर अपन ऐश करेंगे, फिर किसी को दे देंगे। तो बेसिकली वो आइडिया को जी ही नहीं रहा है, वो उस धंधे को नहीं समझ रहा, वो स्टार्टअप बनाएगा, बेचेगा और जाएगा। इस थॉट से ही शुरू है, बाद में थॉट आना अलग बात होती है और इस थॉट से शुरू होना अलग बात होती है। तो कई लोग इसी थॉट से शुरू होते हैं, हमें रेड फ्लैग लग जाता है कि ये ज़्यादा दिन काम नहीं करेगा। या फिर एक आदमी 4 काम कर रहा है, पार्ट टाइम स्टार्टअप में। पार्ट टाइम क्या होता है भाई? पार्ट टाइम तो दुनिया में कुछ नहीं होता, हमारे लिए कुछ पार्ट टाइम नहीं है। 100% हाँ, डेडिकेशन से उसमें आज लगना मैं अगर 4 पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ तो पार्ट टाइम नहीं है मेरे लिए वो। हम्म, रोज दोनों सब में रोज लेटना पड़ेगा मुझे, वरना तो कॉलेप्स हो जाएगा, हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। मेहनत करनी पड़ेगी हाँ, और सबके फोकस्ड लिए। रहना पड़ेगा। एक फाउंडर का ट्रूली इन्वेस्टेबल क्या बनाता है? फाउंडर के लिए वही है, उसका एक तो विजन क्लियर होना चाहिए, दूसरा वो कितना तेज दौड़ेगा, को कितना जल्दी दौड़ेगा और कितना जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। कई फाउंडर होते हैं जो आ जाते हैं, आइडिया लेते हैं, फिर आते हैं, शुरू भी करते हैं, काम भी कर रहे होते हैं। कई फाउंडर ऐसे होते हैं जो टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है पर मार्केट नहीं कर सकते, बेच नहीं पाएंगे। जैसे मेरा एक फाउंडर था, वो बहुत, उसने रोबोटिक आर्म्स बना लिया था आज से 3 साल पहले, और रोबोटिक आर्म्स बहुत अच्छा काम कर रहा था, रोबोटिक आर्म्स अभी बना रहे हैं लोग, तब बना लिया, पर मार्केट ही नहीं कर पाया। तो कई लोग है ना पीएचडी लेवल के स्कॉलर हैं, बट दे कैन नॉट मार्केट, इट डजंट मीन कि वो स्टार्टअप में आ जाएंगे। तो हम यही बोलते हैं कि कई बार हमारे पीएचडी वाले लोग भी आते हैं, तो मैंने कहा देखो सिर्फ धंधा करना, देखा अच्छा कौन से आज ऐसे हैं जो, कौन सा टीचर यूनिवर्सिटी चलाता है, कौन सा डॉक्टर आज हॉस्पिटल चला रहा है, नहीं है ना। डॉक्टर तो काम करते हैं, स्केलेबिलिटी धंधा तो जो बिजनेसमैन है वही कर रहा है ना, यूनिवर्सिटी भी वही चलाता है, बिजनेसमैन जो है। तो जो बिजनेसमैन है वो जो अक्यूमन है, बिजनेस अक्यूमन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप है ना इमोशन से धंधा नहीं कर सकते, एक बात तो, दूसरा आप किसी और के बिहाफ पे नहीं कर सकते यार वो सपोर्ट कर देगा तो कर लेंगे। हाँ, आपको खुद ही को और एक और करना मुझे लगता है कई बार है ना लोग एकदम ब्लैंक आ जाते हैं कि यार कुछ भी पैसा डालेंगे तो भी बना लेंगे। मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है, आप थोड़ा पैसा बना लो, कुछ सर्वाइवल ले लो, पता फंडिंग लगा खुद की भी नहीं आई तो, इम्पोर्टेंट। मानो फंडिंग नहीं आई तो सर्वाइव कैसे करोगे, उसकी तैयारी होनी चाहिए ना, नहीं होती। बहुत सिंपल है, आप सोचो कि एक भिखारी होता है ना, अदरवाइज मतलब ये अदरवाइज नहीं है, एग्जाम्पल अदरवाइज लेने का नहीं है, उसको एग्जाम्पल की तरह समझना। अगर भिखारी बैठा है ना रोड पे पैसा मांगने के लिए, तो अपने कटोरे में लेके बैठता है चिल्लर बजाने के लिए, तो बजाने जितने तो रखोगे ना। और आप देखना कई के लोग तो 500 की 100 के नोट भी रखते हैं, क्यों? वो बताता है सामने वाले की साइकोलॉजी के लिए, भैया लोग 500 भी देते हैं, तुम हो गरीब जो 10 दे रहे हो। ये बिल्कुल तो सही स्ट्रक्चर है, है ये भाई। मंदिर में भी हाँ। यही स्ट्रक्चर चल रहा है। और इवन अभी मैंने कई डोनेशन में भी देखा, तो पहले डिस्प्ले होता है कि यहाँ पे 5 से 1000 से कम तो कोई डोनेशन ही हाँ, नहीं तो है। क्या होता है वो माइक्रो से खेल रहे हैं। हाँ, वो तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है, इट इज अ एग्जांपल कि वो जब चिल्लर लेके बैठा है, तो अगर आप कुछ भी लेके नहीं बैठे, अब क्या लोग क्या होते हैं कि आइडिया पे कोई और पैसा लगा दे, अपने को कोई मतलब नहीं, ऐसे कोई नहीं आएगा सर, ये पहले होता था, अब तो बिल्कुल नहीं होने वाला। आप जब तक प्रोडक्ट बना करके नहीं डालोगे ना मार्केट में, और प्रोडक्ट का ओवरव्यू नहीं दे दोगे, तो कोई फंड नहीं डालने वाला। अब तो पहले लोगों ने डाल दिए, बर्बाद हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है ये खेल। ये पहले बहुत अच्छा चला था, बहुत लोगों ने बना भी लिया पैसा। आज भी जो कंपनियां लॉस में चल रही हैं, उनके फाउंडर एग्जिट कर चुके हैं पैसा बना के। और मैं आपको 4 दिखा दूंगा जिनके पास कोई मॉडल नहीं है, पर उनका नाम ठीक है, सब कुछ बढ़िया, लोगों ने फंडिंग डाल ली है, वो दिखा क्या रहे हैं और करेंगे क्या कुछ और है, ऐसा हो सकता है। पर आप अगर उतना इंटेलिजेंट नहीं हो, तो आप अगर आइडिया बेस पे चल रहे हो, तो कम से कम अपने आइडिया को पहले फुल प्रूफ कर लो, और कुछ तो पैसा खुद भी डालो ना यार। अब लोग क्या होता है एकदम ब्लैंक आ जाएंगे, सर आप तो स्टार्टअप फंडिंग दिला दो, आप है ना आई स्टार्ट से पैसा दिला दो, कितना मिल जाएगा?
2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उससे कुछ चलेगा नहीं ना आपका। 15 लाख में धंधा नहीं बनता ना, बनेगा नहीं, बहुत मुश्किल है। हाँ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक हो जाएगा, फिर मार्केटिंग, इतना पैसा ऐड में जाता है, आप सोच नहीं सकते, मतलब मार्केट मैक्सिमम itself बजट ही वही एक है। अलग ही इंडस्ट्री है और इसमें भी सर्वाइव करना और डालना बहुत ट्रिकी है, बहुत डेली ट्रिकी। कंपटीशन है, डेली चेंजेस हैं और डेली मॉडिफिकेशंस हैं। करेक्ट। तो सर 2 क्वेश्चन और बचे, उससे पहले एक रैपिड फायर राउंड ले लेते हैं। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स और अ सेंटेंस वुड गो। बताइए। एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस? ह्यूमन इंटेलिजेंस। डेफिनेटली। रिस्क और सिक्योरिटी? रिस्क। रिस्क लेना है तभी हाँ, प्रॉफिट सिक्योरिटी कुछ नहीं बनेगा। होता, बकवास है सिक्योरिटी, वन वर्ड ही खराब है। एआई टूल एवरी प्रोफेशनल शुड नो? क्लाउड। Okay. One habit that changed your life? कंसिस्टेंसी। Yeah, consistency always works. One business to book everyone should read? वन बिजनेस बुक इज टफ टू मी टू टेल, 0 to 1। 0 to 1 is a good. Money or impact? इम्पैक्ट। Impact is more sustainable. Startup or corporate? स्टार्टअप। Chat GPT or Google? गूगल। Google, okay. Why so? Like, There are so many tools in Google. Okay. ChatGPT gives you something, but wider scope है Google गूगल का। में बहुत है, एंटी ग्रेविटी है, गूगल एआई स्टूडियो है, नोटबुक एलएम है, उसके अलावा वीडियो में VO2 है, वीडियो VO3 आ गया है, अब उसने नया ओमिनी निकाल दिया है, और दे आर डेली अपडेटिंग एवरीथिंग। Leadership in one word? लीडरशिप इन वन वर्ड इज You are लाइक, a great leader because you have a team and you are progressing because of team. So, so understand the pain of your team. biggest business opportunity in India today? So it's I think AI. AI, definitely. Future belongs to dash. Future belongs to spirituality. Definitely. So, sir, एक special segment AI versus human. A little question. रोहित जी, अगर एक तरफ AI को और दूसरी तरफ ह्यूमन क्रिएटिविटी को, तो जीत किसकी होगी? क्रिएटिविटी में बोलेंगे तो ह्यूमन की होगी। ह्यूमन, डेफिनेटली कि ह्यूमंस Human अभी की भी होगी। क्रिएटिविटी में इवॉल्व कर बीट लेगा, करता आदमी है। इवॉल्व कर लेगा। अभी हमको लग रहा है क्रिएटिविटी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। उसने वही क्रिएटिविटी पढ़ी है जो सिस्टम पे दी हुई है। आदमी क्रिएटिविटी पे नहीं पहुंचा अभी वो। क्या AI कंटेंट क्रिएट कर सकता है, लेकिन क्या AI कैरेक्टर और वैल्यूज भी क्रिएट कर सकता है? कर देगा, आपको मैनिपुलेट करने जितनी कर देगा। ओके, तो वो भी डिफाइंड है, मतलब मैनिपुलेट कर देगा आपको। हाँ, ह्यूमन हाँ, नेचर। अगर आप उसे रोज बात करोगे तो एक दिन आप ट्रैप कर सकता है वो आपको। वेरी इंटेलिजेंट। आज से 20 साल बाद जब रोहित प्रधान जी को याद करेंगे, तो आप किस चीज के लिए याद किए जाने चाहेंगे? कुछ नहीं, बस बहुत आए बहुत गए मैम, कोई याद ना करे तो भी चलेगा, ये तो प्रश्न ही गलत है हमारे और लिए। ग्राउंड लेवल के हैं सर, लाइक आई अप्रिशिएट योर हम्बलनेस। तो दोस्तों, आज के कन्वर्सेशन ने ह्यूमन एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाया हमें कि AI से डरने का नहीं, बल्कि AI के साथ स्मार्ट और सही ग्रो करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी चेंज होगी, टूल्स चेंज होंगे, बिजनेस मॉडल इवॉल्व होंगे, लेकिन लर्निंग, अडेप्टेबिलिटी और ह्यूमन क्रिएटिविटी की वैल्यू हमेशा रहेगी। रोहित जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल इंसाइट, एक्सपीरियंसेस एंड विजन फॉर द फ्यूचर। और आपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमें सबको कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल लैंग्वेज में हमसे शेयर किया और आपके एक्सपीरियंसेस शेयर। तो दोस्तों, याद रखिए, फ्यूचर उनका नहीं होगा जो सबसे ज़्यादा जानते हैं। फ्यूचर उनका होगा जो सबसे तेज़ी के साथ सीखते हैं और अडेप्ट करते हैं और एक्शन लेते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप क्रिएटिंग इम्पैक्ट। थैंक यू रोहित सर, थैंक यू सो thank you मच for मैम। coming to the business talk and sharing your experiences. Thank you. Signing off, CA Pooja Agarwal. Keep learning, keep growing. मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नई लर्निंग के साथ।